ऑडियो क्लियर आ रहा है सबको? ऑडियो क्लियर है ना? तो अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में। तो ऑक्सीजन फैमिली क्या थी? ठीक है, ये स्लेट का उससे टिको ऑक्सीजन फैमिली का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, और सेलेनियम और टेलिनियम होते हैं मेटल्स, मतलब ये मेटल जैसा भी बिहेव करेंगे और नॉन मेटल के जैसा भी बिहेव करेंगे। और पोलोनियम अकेला क्या होता है इस ग्रुप में? मेटल होता है। मेटल मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से रिलीज कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से डोनेट कर दे। सबको पता है पोलोनियम काफी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना? अब देखो इसके अंदर एक वेरिएशन अपना नाइट्रोजन फैमिली में छूट गया था, तो यहाँ पर यहाँ पे भी कर लोगे इसको तो वो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से आता है? कोई भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मैंने पानी की बात करी, तो पानी के अंदर क्या होता है? एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बना के रखा है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया? वो टेम्परेचर जिसपे दोनों मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और इसी बॉन्ड को, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते थे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते थे? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। अगर साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो एक चीज बताओ, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के जैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा साइज बढ़ेगा मतलब मास बढ़ेगा तो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो डाउन द ग्रुप वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, मतलब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जो कि आप इसलिए देखते हो कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ पर क्या समझो? वो हीट देना जिससे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए। तो बताओ डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? एक चीज बताओ, क्या बोल रहा हूं मैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि आप इसलिए देते हो कि दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए, है ना? तो जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा हीट लगेगी, जितना कम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी कम हीट लगेगी। तो बताओ डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? हाँ, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो लिख लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है जब आप सेलेनियम से टेलिनियम में जाओगे, टेलिनियम से पोलोनियम में जाओगे। किस वजह से? तो उसका रीजन है इनर्ट
पेयर इफेक्ट। अब सबको पता है इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है, लिख लो। लेट क्यों ज्वाइन करते हो, मेरे को पता ही नहीं चलता कि लेट आए हो। चल वीडियो चालू करके रखो। अच्छा, एक और चीज देखो, नेचर में ऑक्सीजन पाया जाता है O2 के फॉर्म में और नेचर में सल्फर पाया जाता है H8 के फॉर्म में। तो एक चीज बताओ, अगर O2 के पास में क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सल्फर के पास कितने एटम है जिनके साथ में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? 8 एटम है। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होगा कि कम डिफरेंस होगा दोनों में? बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से सल्फर के ऊपर जब अपन जाते तो ड्रास्टिकली एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 एटम का मॉलिक्यूल बनाता है और ये 8 एटम का मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर है सबको? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सीखा था नाइट्रोजन फैमिली में, सेम तरीका हम यहाँ पर भी बताएंगे। तो आप लोगों को बताते जाना कि इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होगी। नाइट्रोजन फैमिली में देखा था ना आपका? हाँ, मैंने क्या बोला था, टेलिनियम से जब आप पोलोनियम में जाते हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है इस कंपैरेटिवली, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्लियर है ना? चलो अब हम बात करेंगे किस चीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी? तो सबको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p4। एक चीज याद रखना, n = 2 वाले में d सबसेल होता है क्या? n = 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। 0 मतलब s और 1 मतलब p। n = 2 में कभी भी d सबसेल आएगा क्या? बताओ जल्दी, कभी भी डी सबसेट आएगा? नहीं आएगा, है ना? चलो, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की? देखो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -2, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या शो करेगा, -2। पर ऑक्सीजन के साथ में अगर हेलोजन फैमिली आ गई, जैसे फिर कल बाहर आई आफत वाली चीज आ गई, ऑक्सीजन के साथ में फ्लोरीन आ गया, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रांग है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन की ये 2 इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, है ना? तो फ्लोरीन के केस में ऑक्सीजन +1 भी शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी निकाल सकता है। क्लियर है सबको? इतना क्लियर हो गया, है ना? चलो लिख लो इसको, फ्लोरीन के केस में
फ्लोरीन के साथ में, है ना, और +1 फ्लोरीन के साथ में लिखाएगा जब सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। बाकियों की बात करते हैं तो देखो क्लोरीन से ब्रोमीन तक क्या डी सबशेल आएगा? n = 3 और n = 4 के लिए अगर मैं डी सबशेल की बात करूं आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 के लिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर 2, तो 0 मतलब S, 1 मतलब P और 2 मतलब D, मतलब इन सभी के पास में क्या होगा डी सबशेल प्रेजेंट होगा। तो इनके लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा सेलेनियम, सल्फर और सेलेनियम की अगर हम बात कर रहे हैं, इन दो को साथ में रख के बात कर रहा हूं। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लगती है सल्फर और सेलेनियम की? -2 सल्फर और सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ये दो इलेक्ट्रॉन, है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई -2। और एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी स्टेबल करना है, अगर इसको स्टेबल करना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, मतलब 1 2 3 4, है ना। अभी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका किसने ले लिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब +2 भी शो कर सकता है। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर एक्साइटेड स्टेट में इधर चले जाए, एक्साइटेड स्टेट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सबशेल में चले जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कौन सी शो होगी? ऐसी बात कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया और एक इधर चले गया, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? देखो -6 नहीं शो करेगा, -6 से शो करने का मतलब ये कि किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेना, जो कि काफी क्या हो जाएगा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। तो ये जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन गया सिर्फ, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 1 2 3 4, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेना काफी डिफिकल्ट है, तो दे सकता है। इधर से ये क्या करेगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चले गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है? गिनो कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बना सकता है। क्लियर है सबको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो जनरली ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -2 +2 4 और 6, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ गए सब? अच्छा, क्या टेलिनियम और पोलोनियम के केस में भी सेम होगा -2 +2 4 और 6? सोच के बता, टेलिनियम और पोलोनियम के केस में भी सेम होगा क्या कि कुछ डिफरेंस आएगा, और अगर डिफरेंस आएगा तो क्यों आएगा? देखो जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम 4th पीरियड से 5th पीरियड में जाते हैं, तो डी सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर देखो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट मतलब जब कोई भी एक्साइटेशन नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर है, कहीं बाहर नहीं गए। 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर है तो ये एक तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2, है ना। अब देखो क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा ns ऑर्बिटल? इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, d और s सबसेट के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ns वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं
करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को कोई ले भी नहीं पाएगा और ये जंप करके भी जा पाएगा। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई -2। पहली एक्साइटेड स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो एक्साइटेड स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ये दो तो अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ ये वाला जंप करके उधर जाएगा 1 2 3 एंड इधर आ गया 4। क्या हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बताओ जल्दी, कितने कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -2 होती है और एक 4 होती है। जरूरत पड़ने पे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो भी यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, मतलब +1 भी ये शो कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, -2 होती है। क्लियर है सबको? अच्छा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन फैमिली की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है इसमें, -2। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फैमिली की क्या होती है, -2 होती है। क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन समझ में आ गया? लिख लो इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सबसे अलग थलग बिहेवियर क्यों करता है। तो जो हमने एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन का आंसर लिखा था वही इसका भी आंसर हो जाएगा। क्या क्या लिखा था एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में, स्मॉल इन साइज, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां पर कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये 3 पॉइंट कॉमन है, हमेशा एनामोलस बिहेवियर वाले में आंसर लिख देना। लिख लिया? अब देखो जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमने एलिमेंट की रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ में, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हम इसके लिए भी देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे जिसके ऑक्सीजन फैमिली के, और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो सबको पता है ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन फैमिली के साथ में किससे रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट का एक एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम, 1 की 2। H2O को देखा है ना, कितने एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम, है ना। तो अगर हम बात करें तो किससे एलिमेंट बनेंगे, एक बनेगा H2O बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेल्यूनियम और हाइड्रोजन पोलोनियम, है ना। ये ऐसे एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। तो सभी में, इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, ऑक्सीजन की फैमिली की -2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। अब एक चीज बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मैंने सिखाया था थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनको हीट करना चालू करोगे तो सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा और सबसे लास्ट में बॉन्ड किसका टूटेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर, कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। अब एक चीज बताओ, बॉन्ड में और साइज में कैसा रिलेशन होता है, बॉन्ड लेंथ और एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। इसके पास 2 शेल है और यह हाइड्रोजन के साथ में ऐसे कनेक्ट होगा, इसके पास 3 शेल है तो यह हाइड्रोजन के साथ में ऐसे कनेक्ट होगा, इसके पास 4 शेल है तो यह हाइड्रोजन के साथ में इस तरह से कनेक्ट होगा। तो सबको एक चीज तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है,
तो एटॉमिक साइज और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड वीक बनता है कि स्ट्रॉन्ग बनता है? वीक बॉन्ड है ना। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो कैसा बॉन्ड बनता है? वीक बॉन्ड। अगर बॉन्ड वीक बन रहा है मतलब नीचे जाते समय थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द रूट। ये हमने इसके पहले वाले सेक्शन में भी सीखा था नाइट्रोजन फिल्म। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी रहती है? सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होती है? वाटर की, है ना। कितने डिग्री सेल्सियस पर मतलब बॉयल होना चालू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको? चलो, इसके बाद अगली चीज का वेरिएशन हमने देखा था इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक मतलब कौन कितनी आसानी से अपना H+ आयन डोनेट कर देगा। एसिडिक कैरेक्टर। एसिड मतलब क्या? जिसको आप पानी में डालो तो H+ आयन दे दे। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसका H हाइड्रोजन आयन से कैसा कनेक्टेड है? वो लूजली बॉन्डेड है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो हाइड्रोजन से वीकली जुड़ा हुआ, मतलब बहुत कमजोर तरीके से जुड़ा हुआ। तो आसानी से हाइड्रोजन दे देगा कि मुश्किल से देगा? काफी इजीली अपना हाइड्रोजन जाने देगा क्योंकि उसके बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब उसका बॉन्ड कमजोर है। जैसे आप डालोगे हाइड्रोजन दे देगा, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर डाउन द रूट इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो एसिडिक कैरेक्टर लिख लो, इंक्रीजेस डाउन द रूट। लिखो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द रूट। मतलब H2O सबसे कम एसिडिक होगा, H2S उससे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर H2SE एसिडिक होगा, फिर H2PE एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H2PO। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? है ना। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज लेस एसिडिक देन H2PE। तो आपको क्या लिखना है? क्योंकि हम डाउन द रूट जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है जिसकी वजह से वीक बॉन्ड बनेगा और H2PE अपना हाइड्रोजन काफी आसानी से छोड़ देगा। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? H2S के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन वाला पोर्शन भी हो गया है, लिख लो। लिख लिया सबने? अगला हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं। तो दो तरीके के कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ में, एक तो एलिमेंट और ऑक्सीजन के 2 एटम, या एलिमेंट का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ में रिएक्ट होकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है जो कि है O3। मतलब ऑक्सीजन सिर्फ ये वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी जितने भी है वो एलिमेंट के साथ में 3 ऑक्सीजन बनाकर एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जनरली हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, ये वाले फॉर्म के हिसाब से, टेल्यूनियम ऑक्साइड और पोलोनियम ऑक्साइड। क्लियर है सबको? ऐसे एलिमेंट बनेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको पूछी जाती है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसी होती है ना। बुक में एक चीज लिखी हुई है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी।
एक चीज बताओ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा मतलब सामने वाले का रिडक्शन कराएगा और खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक चीज बताओ, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या जरूरी है कि अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दे, मतलब इसको हम देखेंगे ऑक्सीजन डोनेट करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से। एक चीज बताओ, इनमें से कौन अपना ऑक्सीजन इजीली डोनेट कर देगा? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाँ देखो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, लाइन पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू टेल्यूनियम डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से टेल्यूनियम डाइऑक्साइड तक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो यहां पर लिखा हुआ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, इन सभी को देखा जाए तो ये सब क्या करेंगे, नीचे जाते समय इलेक्ट्रॉन काफी अपना ऑक्सीजन काफी आसानी से क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को आपको उल्टे तरीके से देखना है, और वो तरीका क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है सामने वाले का रिडक्शन कराएगा, किसका रिडक्शन कराएगा, दूसरे एलिमेंट का, अदर एलिमेंट का क्या कराएगा, रिडक्शन। तो अगर अदर एलिमेंट का रिडक्शन करा रहा है मतलब उसके पास से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो कौन इजीली ऑक्सीजन निकाल पाएगा, ऑक्सीजन कौन निकाल पाएगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किसी दूसरे का ऑक्सीजन का एटम छीन पाना। तो किसी दूसरे का एटम का, किसी दूसरे से ऑक्सीजन का एटम कब छीन पाएगा ये एलिमेंट, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूनियम, ये कब छीन पाएंगे, जब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बताओ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि मान लो मैंने इन तीनों के पास में एक ऑक्सीजन लाके रख दिया, तो कौन ऑक्सीजन के एटम को अपने साथ कंबाइन करा पाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसके पास क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो ये इजीली कंबाइन करा लेगा। सेलेनियम को दिक्कत पड़ेगी और टेल्यूनियम करा ही नहीं पाएगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो लिख लो इसको। देखो होमवर्क में आपको आज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ के आना है। कुछ कितने डायग्राम है, 4 डायग्राम है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के, वो 4 डायग्राम की प्रैक्टिस करना, डायरेक्टली 4 डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में 5 मार्क्स में ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के नाम, फॉर्मूले और डायग्राम इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर क्या मतलब, ये फैमिली कंप्लीट हो गई है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन हमारा लास्ट है, यहां से रिएक्टिविटी विद हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूले क्या प्रैक्टिस करता रहना डायग्राम की, ठीक है। तो हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में रिएक्शन करेंगे, +2, +4 और +6 के साथ में। मतलब ये बनाएंगे EX2 एलिमेंट के साथ में हैलोजन के 2 एटम, और एलिमेंट के साथ में हैलोजन के 4 एटम, और एलिमेंट के साथ में हैलोजन के 6 एटम, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ EX2 पाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, मतलब O2 OF2 या O2F2 के फॉर्म में भी पाया जाता है ना। बाकी
जितने भी हैं सेलेनियम, सेलेनियम तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाएगा, EX2 भी बनाएगा, EX4 भी बनाएगा और EX6 भी बनाएगा। मतलब सल्फर HCl2 भी बनाएगा, HCl4 भी बनाएगा और HCl6 भी बनाएगा। इधर ये सिर्फ क्या बनाएंगे, 2 और 4 वाले कंपाउंड बनाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्लियर है सबको? चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।